क्लास 11। आज हम इस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह से हम उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। Polar representation of a complex number. देखो भाई, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो सपोज हमारा x प्लस आई वाई है। क्लियर? अब इसका अगर हम कोऑर्डिनेट बोले, इसका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा x, y। ठीक, अब अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला लें तो ये जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मॉडुलस कहलाती है, यानी कि मॉड z। और पोलर रिप्रेजेंटेशन में ये जो मॉड z है इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r, मॉड z लिखो या फिर स्मॉल r लिखो। ठीक है, और ये जो लाइन है इनिशियल लाइन बोलते हैं इसको, इनिशियल लाइन। और ये जो पॉइंट ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं इन जनरल, उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में पोल बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे O है तो इसको क्या बोलते हैं भाई, पोल बोलते हैं। और ये जो लाइन होता है, मतलब जो जिससे हम मॉडुलस निकालते हैं, वो जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, इसी के करेस्पॉन्डिंग एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, हर कोऑर्डिनेट के करेस्पॉन्डिंग अगर हम उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना चाहते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पोलर कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, r, थीटा, r, थीटा। तो अब देखो इसमें करना क्या होता है, ये जो z है इस z से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर हम, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई है। अब इसमें जो ये x है वो एक्चुअली हमारा क्या है, रियल पार्ट है ना। हमारा रियल पार्ट है, इसका मतलब ओरिजिन यहाँ पे लेके हम उसको पोल बोल रहे हो। पोल से इस पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि ये जो OZ है, ये OZ जो है वो इस रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो OA है, देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूज R है और ये एंगल थीटा है, तो ये बेस कैसे मिलेगा भाई, OA R cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि OA जो है वो इस OZ यानी कि हाइपोटेन्यूज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, या फिर अगर ऐसे समझने में दिक्कत होती हो तो हमें सिंपल cos थीटा का फॉर्मूला लगा लें, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा बेस यानी कि OA अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि R। तो यहां से हम OA की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई, R cos थीटा। और ये जो OA है वो एक्चुअली मेरा x की वैल्यू है। इसका मतलब तो ये OA की जगह हम क्या लिखेंगे, x R cos थीटा। x को हम R cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह ये जो y है इसको भी हमें
थीटा के फॉर्म में रिप्लेस करना है। अब किस तरह से होगा, देखो हम क्या करेंगे, इस ये वाला डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर है, ये हमें निकालना है। अब इसके लिए क्या करें, इसको कुछ अगर हम नाम दे दें सपोज बी, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, साइन होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आर। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा, और ए बी एक्चुअली हमारा क्या है भाई, वाई की वैल्यू है। तो ये हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर, x की वैल्यू आ गई r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा आ गई। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस i बाई था, उसको हम पोलर फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो x को हम r और थीटा के टर्म में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो z इज इक्वल टू x की जगह r cos थीटा आया था, x की जगह पे हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस i टाइम्स y की जगह पे r sin थीटा, यहां से y की जगह r sin थीटा। तो z इज इक्वल टू, हम दोनों में से r को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इन जनरल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, अब इन जनरल जो cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा जो होता है वो एक थ्योरम होता है, डी मॉइवर्स थ्योरम। तो उस डी मॉइवर्स थ्योरम में ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा को e पावर i थीटा भी लिखा जाता है। ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा को e टू दी पावर i थीटा भी लिखा जाता है। यहाँ पे e क्या है भाई, ये e एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टू दी पावर i थीटा होता है। तो हम इस फॉर्म को इस तरीके से भी कहीं कहीं पे लिखा हो सकता है कि r इंटू ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा है, इसकी जगह पे e टू दी पावर i थीटा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन है। एक बार देखो, चलो अब आगे चलते हैं। इसके आगे है हमारा इस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 5.2। Exercise 5.2 Question number 1. Find the modulus and the arguments of each of the complex numbers in exercises 1 to 2. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है z इज इक्वल टू -1 माइनस i रूट 3 -1 माइनस i रूट 3। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस, तो मॉडुलस के लिए जानते हैं हम कि मॉडुलस को मॉड z से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसमें रियल पार्ट ऑफ z है क्या और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है क्या। तो रियल पार्ट ऑफ z यहां पे क्या है भाई -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है -√3। i को छोड़ के बाकी सब कुछ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट में आता है। तो -√3 हमारा
इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर यानी -√3 का स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -√3 का स्क्वायर प्लस 3। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मॉड z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये आ जाएगा मॉड z इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो हमारा 2 होगा। ठीक है, अब आर्गुमेंट के लिए भी हमने बताया है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, आर्गुमेंट क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। यहां से जो थीटा की वैल्यू आती है वही मेरा आर्गुमेंट होता है। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z देखो -√3 है अपॉन रियल पार्ट ऑफ z हमारा -1 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना है, अब tan थीटा इज इक्वल टू √3 देखते ही दिमाग में ये आ सकता है कि ये √3 तो tan 60 की वैल्यू होगी और वहां से हम थीटा की वैल्यू 60 लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। या इस जो क्वेश्चन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो 60 डिग्री नहीं है। अब वो 60 डिग्री क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली कहां है। ऑर्गन प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम बात करें तो देखो ये -1 -√3 है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। इसका मतलब हम रियल पार्ट नेगेटिव है, इसका मतलब इस तरफ आएंगे और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, इसका मतलब हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और जो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एंगल 60 डिग्री तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 60 डिग्री अगर तब हो सकता जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू √3 देखते ही दिमाग में तुरंत ये नहीं लिखना है कि वो 60 डिग्री है। हमें सबसे पहले इस स्टेप के बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ सोचना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो भाई ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा आर्गुमेंट होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। अब तुम्हें ये सोचना है कि 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें tan की वैल्यू √3 होती है ना। तो देखो भाई इसमें अगर हम 240 डिग्री की बात करें, tan 240 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 240 डिग्री। अब ये 240 डिग्री हमने कैसे लिखा, हमने ये सोच के लिखा कि tan 240 का मतलब हो जाएगा 180 प्लस 60। 240 को हम लिख सकते हैं ना 180 प्लस 60 और 180 का मतलब तो पाई होता है, तो tan पाई प्लस पाई मतलब 180 प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3। ठीक, और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा के बराबर होता है, ये हो जाता है हमारा tan थीटा यानी कि tan पाई बाय 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। इस ये सोच के हम कहेंगे क्या कि जो मेरा एंगल थीटा है वो एक्चुअली कितना है भाई 240 डिग्री है और 240 डिग्री का मतलब वो पाई प्लस पाई बाय 3 के बराबर है। तो जो मेरा थीटा होगा वो एक्चुअली पाई प्लस पाई बाय 3 होगा और वो कितना हो जाएगा भाई 3 पाई प्लस पाई यानी कि 4 पाई बाय 3। क्लियर। तो मॉडुलस हमारा मॉड z की वैल्यू 2 आ गई और जो आर्गुमेंट है
वो हमारा आ गया 4π/3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे और आर्गुमेंट निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब रियल पार्ट ऑफ z हमारा इसमें है क्या भाई, -√3, तो ये हो जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z देखो i के आगे क्या लगा हुआ है, सिर्फ प्लस लगा है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया -√3 का स्क्वायर हो गया +3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो √4 हो गया और इसकी वैल्यू 2 आ गई। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो हमारा 2 हो गया। अब हम इसके आर्गुमेंट की बात करें। आर्गुमेंट में भी हमने बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो हमारा कितना है भाई 1 है, अपॉन रियल पार्ट ऑफ z हमारा -√3 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, अब हमें यहां से आर्गुमेंट फिर से सोचना है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस i, तो रियल पार्ट इसका नेगेटिव है जबकि इमेजिनरी पार्ट इसका पॉजिटिव है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए हमें पहले नेगेटिव रियल एक्सिस पे जाना पड़ेगा, फिर कहीं ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तब जाके हमें -√3 और 1 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, और जब हमें ये पॉइंट मिलेगा तभी हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचेंगे। और ये पॉइंट अब ये किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, इसका मतलब जो मेरा थीटा होगा वो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। जो भी मेरा थीटा आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब तुम्हें सोचना है कि 90 से 180 के बीच में tan की किस एंगल की वैल्यू -1/√3 होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई tan 150 के बारे में सोचो। अब क्यों हम tan 150 के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि देखो tan 150 यानी कि ये हो जाएगा tan 180 - 30, है ना। tan 180 - 30, इसका मतलब tan 180 को हम पाई लिख दें -30 डिग्री, यानी कि पाई के टर्म में कितना होगा π/6। ठीक, और हमें पता है कि tan π - थीटा क्या होता है, tan π - थीटा जो होता है वो -tan थीटा के बराबर होता है। यानी कि ये हो जाएगा -tan π/6, और माइनस तो माइनस है और tan π/6 यानी कि 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा थीटा होगा वो 150 होगा, और उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, therefore थीटा इज इक्वल टू π - π/6, और ये हो जाएगा 6π - π यानी कि 5π/6।
तो अब मेरा जो मॉडुलस है वो हो गया 2 और जो हमारा आर्गुमेंट है वो कितना हो जाएगा भाई 5π/6 आंसर। ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले दिन क्या कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइजेस 3 to 8। मतलब आप इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको हमें करना क्या है, सिर्फ पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करना। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चंस को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ देना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और वो z दिया है 1 - i। 1 - i हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इसका हमें पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन जब हमने बताया था उसमें हमने ये बताया था कि x को रिप्लेस करना होता है r cos थीटा से और y को रिप्रेजेंट करना होता है r sin थीटा से। अब यहाँ पे जो x है, x का मतलब हमारा रियल पार्ट ऑफ z से है और y का मतलब हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम रियल पार्ट ऑफ z की बात करें यानी x, तो वो मेरा 1 है। तो r cos थीटा जो होगा वो मेरा x की वैल्यू होगा। x हमारा 1 है यानी कि r cos थीटा = 1 हो गया। एंड r sin थीटा किसके इक्वल होता है भाई, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, -1। तो r sin थीटा =-1। अब हमें इसमें क्या करना है, r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। r cos थीटा मालूम है, r sin थीटा मालूम है, हमें r और थीटा की वैल्यू निकाल के जो हमारा पोलर फॉर्म होता है उसमें सिंपल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस r cos थीटा मतलब इस इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो वहां से हमें r की वैल्यू मिल जाती है। देखो कैसे, अगर हमने इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा = 1 का स्क्वायर, यानी कि r² cos स्क्वायर थीटा = 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। एंड इसमें भी हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r² sin स्क्वायर थीटा = -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से r² sin स्क्वायर थीटा = -1 का स्क्वायर में वो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई r² cos स्क्वायर थीटा r² sin स्क्वायर थीटा = 1 + 1। अब इन दोनों में से हम r² को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा = 1 + 1 2। अब ये हो जाएगा r² अब ये कुछ आइडेंटिटी ध्यान में आ रही है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की जगह हम सीधा 1 रख देंगे = 2 हो जाएगा, यानी कि r² = 2 और r √2। एक्चुअली r ±√2 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि r हमारा मॉडुलस है, डिस्टेंस है, एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द origin and that complex number, therefore r can never be negative। और r चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम -√2 को नहीं लेंगे, सिर्फ +√2 को ही लेंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारी आ गई है √2। अब हमें थीटा निकालना है।
अब हम इन दोनों इक्वेशन में r की जगह वैल्यू को पुट कर दें, यानी कि r की जगह हमारा √2 है, तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड √2 sin थीटा इज इक्वल टू -2। यहां से cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 और यहां से sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को मिला के थीटा की ऐसी कॉमन वैल्यू रखनी है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर हमने यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिया तो cos 45 1/√2 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ये जो sin 45 है वो भी तो प्लस 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पे -1/√2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, और पहली बात तो हम यहाँ पे थीटा को 45 रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते भाई? क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे ही एंगल यहाँ पे पुट नहीं करते हैं। सबसे पहले हमने आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या बताया था कि हम सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया क्या हुआ है और वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे हमें 1 - i दिया है, 1 - i का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा भाई? रियल पार्ट तो हमारा प्लस है लेकिन इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस है। इसका मतलब हम जो है कहाँ पहुंच गए भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा होता है वो 270 से बड़ा होगा या फिर 360 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे भाई थीटा को 360 - 45, 360 - 45। और 360 - 45 क्यों लिख रहे हैं? देखो, अगर हमने थीटा की जगह 360 - 360 का मतलब 2π, तो अगर हम इसको ये लिखें cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π - 360 हो गया, ये -45, 45 का मतलब π/4। तो cos 360 - थीटा, cos 2π - थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा होता है। इसका मतलब वो cos π/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी जो कि हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये 2π - 4 से ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसके लिए sin थीटा इज इक्वल टू sin 2π - π/4। अब sin 2π - π/4 क्या होता है भाई? -sin थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos तो पॉजिटिव होता है, लेकिन cos के अलावा cos और sec के अलावा बाकी जितने भी t रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, वो हमारे नेगेटिव होते हैं। तो sin जो होगा वो मेरा नेगेटिव होगा, यानी कि उसकी वैल्यू आ जाएगी -sin π/4 और ये हो जाएगा -1/√2। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब जो मेरा थीटा हुआ वो कितना हो गया भाई? 2π - π/4, और इसका मतलब क्या हुआ? 4 to 8π - π यानी कि 7π/4। इसका मतलब आर्गुमेंट हो गया हमारा 7π/4। तो हमें चूंकि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म एक्चुअली हमारा क्या होता है भाई? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहां से z इज इक्वल टू r की जगह हम क्या रखेंगे भाई? √2 इंटू cos थीटा की जगह हम रखेंगे 7π/4 प्लस i sin थीटा की जगह फिर से 7π/4। ठीक है, एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें z इज इक्वल टू क्या दिया है? -1 प्लस है, -1 प्लस i। ठीक, तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r की वैल्यू चाहिए और थीटा यानी कि आर्गुमेंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए फिर से जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया वैसे ही करेंगे। तो r cos थीटा इज इक्वल टू x होता है यानी कि रियल पार्ट ऑफ z, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z मेरा -1 है, एंड r sin थीटा इज इक्वल टू हमारा y होता है, और y का मतलब हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी मेरा यहाँ पे +1 है, ठीक है। अब हम इन दोनों में से इन दोनों को सॉल्व करके r की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, फिर से वही तरीका है कि दोनों तरफ को स्क्वायर करें फिर ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और इस तरफ r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 ये हो जाएगा। अगर हम r स्क्वायर कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया। अब फिर से देखो भाई ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है हमारा 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है, इसलिए r स्क्वायर × 1 इज इक्वल टू 2, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमारा ±√2 आएगा, लेकिन हम -√2 को नहीं लेंगे क्योंकि r जो है मेरा मॉडुलस है और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो r इज इक्वल टू √2 हो गया +2। अब आर्गुमेंट के लिए क्या करें, ये जो r की वैल्यू आई है इसको हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा √2 × cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड √2 × sin थीटा इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से हमारा cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितना आ गया भाई -1/√2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√2। क्लियर। अब हमें यहाँ पे थीटा को इस तरीके से रखना है कि वो इन दोनों इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, और उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो देखो भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -1 + i है, इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट इसका पॉजिटिव है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने के लिए हमें पहले नेगेटिव रियल एक्सिस पे चलना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे चलना पड़ेगा, तो तब जाके हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंचेंगे, यानी कि -1, 1 पे पहुंचेंगे। और ये पॉइंट हमारा फिर किस क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो मेरा आर्गुमेंट होगा थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब बात होती है कि इससे अब हम कैसे एंगल पता करें, तो इन जनरल हमें पता है कि 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है। 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो cos और sin दोनों में 1/√2 होती है, लेकिन चूंकि हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, या तो हम 90 डिग्री में प्लस कर दे 45 या फिर 180 यानी कि पाई में से हम माइनस कर दे 45, ठीक है। तो देखो अगर हम 135 90 पे प्लस 45 करेंगे तब भी 135 ही आएगा, और 180 में से -45 करेंगे तब भी 135 ही आएगा। तो हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 135 पे चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो cos 135 की जो वैल्यू है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos पाई -π/4, पाई का मतलब 180 माइनस π/4 का मतलब 45, तो 180 माइनस 45 हो जाएगा 135। और हमें मालूम है कि cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा होता है, और थीटा की जगह यहाँ पे π/4 है। अब ये माइनस cos थीटा क्यों होता है भाई, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन या फिर कोसेक। यही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमारे
सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए cos pi माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस cos pi बाई 4 हो गया और इसकी वैल्यू माइनस cos pi बाई 4 की जगह हमने माइनस 1 बाई रूट 2 रखी, क्योंकि cos pi बाई 4 यानी cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 और ये माइनस का माइनस का, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखेंगे क्या 135 की ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए फिर से वही sin 135 इज इक्वल टू sin पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब sin पाई माइनस थीटा क्या हो गया भाई, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई के साथ साइन का साइन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसमें भी जैसे cos में पाई में था तो वो cos का cos ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे भी ये sin पाई माइनस थीटा जो है वो प्लस sin थीटा होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो प्लस में होता है। तो ये हो जाएगा sin पाई बाई 4। अब sin पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो sin 135 रखने पे ये इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जो एक्चुअल मेरा आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z वो हमारा थीटा है और वो एक्चुअली कितना है भाई, पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब अगर हम अपॉन 1 कर दें तो 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो हमारा आर्गुमेंट आ गया कितना भाई, 3 पाई बाई 4 और मॉडुलस है हमारा रूट 2। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म होता क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस वजह से z इज इक्वल टू हो जाएगा r की जगह रूट 2 यहाँ से इंटू cos थीटा की जगह 3 पाई बाई 4 प्लस i sin, फिर से थीटा की जगह 3 पाई बाई 4। आंसर, ठीक है। तो चलो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको और आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑफ करते हैं।